गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन टेक्निक्स। ठीक है, तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि मैटर होता क्या है। मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास अपना खुद का मास हो या कोई जगह को घेरे उसको आप मैटर बोलते हो। मैटर दो तरह के होते हैं, प्योर और इम्प्योर। ठीक है, प्योर जो मैटर होता है वो दो तरह का होता है। आगे एक होते हैं एलिमेंट्स और एक होते हैं कंपाउंड्स। एलिमेंट सबको पता है, कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ठीक है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें कंपाउंड्स की, कंपाउंड्स क्या होता है? जब आप दो एलिमेंट्स को एक फिक्स रेशो में जोड़ोगे तो कंपाउंड बनता है आपका। जैसे कि पानी की बात करते हैं हम, H2O में दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन का। तो कितने एलिमेंट्स जुड़े यहाँ पे? एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दो एलिमेंट्स जुड़े। ठीक है, अब CO2 की बात करते हैं। अगर हम CO2 में क्या होता है? एक कार्बन का एटम और दो ऑक्सीजन के एटम्स। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड फॉर्म करता है। अब बात करते हैं इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर का दूसरा नाम होता है मिक्सचर्स। ठीक है, मिक्सचर से मतलब सोचो कि आप जो मिक्सचर नमकीन खाते हो, ठीक है, मिक्सचर नमकीन में अलग अलग टाइप की नमकीन होती है, तो वो आपकी मिक्सचर है। और उस मिक्सचर को आप फिजिकली सेपरेट कर सकते हो दोबारा से। ठीक है, एग्जाम्पल फिजिकली सेपरेशन का देखो तो पानी है, H2O है आपके पास। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं H2O में से हाइड्रोजन को खींच के निकालूं, ऑक्सीजन को खींच के निकाल दूं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, है ना। और दूसरी तरफ एग्जाम्पल लेते हैं हम, गेहूं में से कंकड़ को ढूंढना या फिर चावल में से कंकड़ को अलग करना हैंड पिकिंग मेथड से, तो वो होता है फिजिकल सेपरेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम फिजिकल सेपरेशन की टेक्निक्स को पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मिक्सचर की डेफिनेशन सबसे पहले, मिक्सचर क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस दैट आर फिजिकली मिक्स टुगेदर। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जो आप फिजिकली मिक्स कर दो जिनको, एंड कैन यूजुअली बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, और उनको आप दोबारा से फिजिकल मेथड का यूज करके सेपरेट कर सकते हो अलग अलग। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रंग बिरंगी गोलियां एक मिक्सचर के तौर पे मैंने रखी है एग्जाम्पल। अलग अलग रंग बिरंगी गोलियों को जब आप मिक्स कर देते हो वो मिक्सचर बन जाता है। जब आप फिजिकली मेथड, हैंड पिकिंग मेथड से इनको अलग अलग कर देते हो तो क्या यहाँ पे सेपरेट कर दिया, ब्लू, पिंक, रेड और येलो, ऑरेंज। ठीक है, तो ये मिक्सचर का एग्जाम्पल था। मिक्सचर बेसिकली ना दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है होमोजीनस और एक होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनस क्या होता है, हेट्रोजीनस क्या होता है, वो अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है? एक्चुअल में होमोजीनस मिक्सचर होता है आपका कि आपने क्या किया, दो कंपाउंड्स को मिक्स किया, दो कंपाउंड को आपने मिक्स किया और वो कंप्लीटली एक दूसरे में डिसॉल्व हो गया, यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया। ठीक है, उसको आप बोलते हो होमोजीनस मिक्सचर। बाय डेफिनेशन देखते हैं, मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। इसमें जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाएंगे एंड अपीयर एज अ सिंगल फेस, और आपको ऐसा लगेगा कि ये सिंगल फेस ही हो चुका है अब। ठीक है, अब हम यहाँ बनाएंगे एक होमोजीनस मिक्सचर। ये मेरे पास पानी है, मेरे पास सॉल्ट है, पानी के अंदर नमक को ऐड करने जाती हूँ। ठीक है, लिक्विड फेस में था आपका वाटर और जो सॉल्ट है वो क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, अब इसको हम मिक्स करेंगे प्रॉपर तरीके से। जब हम इसको मिक्स करते हैं, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, जितना भी नमक है वो पानी के अंदर घुल जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा, कुछ नीचे तो नहीं बैठेगा, सब मिक्स हो जाएगा। तो ये जो सॉल्ट वाटर बन के आएगा ये होगा आपका होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, अब ये सिंगल फेस की तरह एक्ट कर रहा है, ऐसा तो नहीं है नमक के पार्टिकल आपको सॉलिड फेस में दिख रहे हैं कहीं पे, नहीं ना, तो ये आपका हो गया होमोजीनस मिक्सचर। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर की, हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है कि जिसके कंपोनेंट्स आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो पाते, एक तरफ दूसरे कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, दूसरी तरफ दूसरे कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, वो मिक्स ही नहीं हुए हैं यूनिफॉर्मली, तो आप उसको बोलते हो हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, जैसे इस फोटो में देखते हैं हम, इसमें क्या है, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन वाले थे, ये यहाँ ग्रीन ग्रीन वाले अलग बैठ गए, येलो येलो वाले मॉलिक्यूल्स अलग रह गए। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुए हैं, तो ये होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर।
अब होमोजेनियस मिक्सचर में देखो तो ग्रीन येलो ये पूरा मिक्स हो चुका है प्रॉपरली यूनिफॉर्मली, है ना। तो ये आपका हो गया होमोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर की डेफिनेशन देखें अगर हम, मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, मतलब इसमें क्या होंगे, जितने भी कंपोनेंट्स को आप मिक्स करोगे वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो पाते हैं। जैसे अब मैं एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है। इतनी मेहनत करके आज हम सॉइल लेकर आए हैं, ठीक, सॉइल और वाटर का मिक्सचर बना रही हूँ मैं। तो क्या होगा देखते हैं, सबको पता होगा क्या, क्या सॉइल मिक्स होगी इसमें? नहीं होगी, है ना। देखो अब हमने क्या किया, वाटर और सॉइल को मिक्स किया। जब भी हम वाटर और सॉइल को आपस में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, सॉइल के पार्टिकल प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाते हैं और कुछ टाइम बाद ये नीचे बॉटम में बैठ जाएंगे, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल अलग रह गए, सॉइल के पार्टिकल्स अलग रह गए, ये प्रॉपरली मिक्स नहीं हुए, तो आप इसको बोलते हो ये है एक हेटेरोजेनस मिक्सचर, ठीक है। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है। होमोजेनस में सारे पार्टिकल यूनिफॉर्मली मिक्स हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर में सारे पार्टिकल यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अब ये क्या चीज़ है, अब जैसे मैंने अभी क्या किया था, पानी लिया था, पानी के अंदर मैंने नमक को ऐड किया, ठीक है। तो जो पानी है, पानी आपका सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। और जो आप नमक को ऐड कर रहे हो, जिसको डिसॉल्व करना चाहते हो, वो होता है सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट क्या है, जो सॉल्यूट को डिसॉल्व कराएगा अपने अंदर उसको बोलोगे सॉल्वेंट, ठीक है। जिसको आप डिसॉल्व कराना चाहते हो, जिसको घुलवाना चाहते हो, वो होता है सॉल्यूट। और मिलकर एक क्या बनता है, सॉल्यूशन। जैसे कि अभी क्या था, पानी मैंने सॉल्वेंट रखा, नमक को माना मैंने सॉल्यूट और आपके पास एक सॉल्ट वाटर आ गया, तो वो हो गया सॉल्यूशन। सिंपल सी चीज थी। आ जाओ आगे आ जाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या होता है कि कितना अमाउंट आप एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर सकते हो सॉल्यूट का, ठीक है। जो अमाउंट होता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट का अमाउंट जो होता है वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में बताता है। जैसे कि मानो मेरे को तो चाय बनानी है जी, मैंने क्या किया, 1 कप पानी में 1 कप चीनी डाल दी, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या बोलूंगी मैं कि 1 चम्मच चीनी है, इसमें अमाउंट बताना है वहां पे सॉल्यूट का, ठीक है। इस कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, साइंस में वो पढ़ेंगे एक एक करके। मास बाय मास परसेंट, ठीक है। मास बाय मास का क्या मतलब है, आपको यहाँ बताना है कि आप कितने ग्राम सॉल्यूट को ऐड कर रहे हो, कितने ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, तो आप वहां पर m/m ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करोगे आप, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। मास बाय वॉल्यूम परसेंट को आप अगर निकाल रहे हो तो उसमें आप बताते हो कि कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट आप मिक्स करने जा रहे हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। तो उसकी परसेंटेज जब आप निकालोगे m/v परसेंट आ जाता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसको डिनोट करते हो आप m/v से या w/v से भी कर सकते हो। और लास्ट आपके पास आ जाता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट कैसे करते हो आप कि आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड करोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, मतलब आप कितने मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट को ऐड कर रहे हो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को बनाने के लिए, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ जाएगा। सबको क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो आओ क्वेश्चन करते हैं, तो क्लियरिटी मिलेगी थोड़ी आपको, थोड़े क्वेश्चंस करते हैं तो आपको क्लियरिटी मिलेगी। आ जाओ करते हैं। क्या बोल रहा है ये, इफ 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपने क्या किया, 10 ग्राम नमक को घोला 90 ग्राम पानी के अंदर, ठीक है, तो आपको बताना है m/m परसेंट क्या होगा, ठीक है। पहले तो पहचानो सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। बच्चों एक बात याद रखना, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, जिसका अमाउंट कम है वो है सॉल्यूट। तो 10
छोटा है 90 से, तो ये क्या होगा, सॉल्यूट। ये 90 10 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम लिखते हैं, पहले गिवन लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम। ठीक है, अब m/m पे आते हैं। आपको जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिख दिया करो। m/m परसेंट निकालनी है, क्या था फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ देखो, क्या आपको मास ऑफ सॉल्यूट दिया है क्या, हाँ जी, हमें तो मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। क्या आपको मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्यूशन थोड़ी ना है। पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा इसका मतलब। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन का मास आप निकालते हो। क्या आपको पता है सॉल्यूशन किन दो कंपोनेंट से बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि मास जो सॉल्यूशन का होगा वो बराबर होगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस में मास ऑफ सॉल्वेंट के। तो सॉल्यूट का 10 है, सॉल्वेंट का 90 है, आपके पास क्या आ गया 100 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन लिखोगे आप, मास ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है 100 ग्राम्स। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर सकते हैं हम, हाँ जी कर सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट क्या है आपके पास 10, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 और 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 गया तो आपके पास आंसर क्या आया 10% m/m। मतलब कि इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो 10% है m/m, मास बाय मास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगर आपको दिया हुआ है 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन वाटर टू मेक 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, 5 ग्राम ग्लूकोज को घोला गया, ठीक है, क्या बनाने के लिए, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए। मतलब कि आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है सॉल्यूट का मास और ये दिया हुआ है मिलीलीटर में है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, आपको क्या निकालना है, कंसंट्रेशन इन मास बाय वॉल्यूम, मतलब आपको m/v निकालना है। हमें पता है, हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं, गिवन लिख लो, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है आपको 5 ग्राम्स। फिर उसके बाद क्या है, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया है 100 ml। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, m/v कंसंट्रेशन निकालेंगे। अब m/v परसेंट कैसे निकलेगा, क्या होता है फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जो गिवन है सब लिख दो। मास ऑफ सॉल्यूट आपको क्या दिया है 5 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया है 100 मिलीलीटर। वैल्यू पुट कर दो, 5/100 इंटू 100, 100 से 100 गया, आपके पास क्या बचा 5% m/v। आप किसी पानी के अंदर ऐड करते हो 5 ग्राम ग्लूकोज और जो सॉल्यूशन बन के आता है वो आपका है 100 मिलीलीटर। तो उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होगी ना वो होगी 5% m/v। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 मिलीलीटर ऑफ लिक्विड पेस्टिसाइड इज मिक्स्ड विद अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म 100 मिलीलीटर ऑफ अ पेस्टिसाइड स्प्रे फॉर राइस क्रॉप, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब आपको क्या बोला है कि एक आपने सॉल्यूशन बनाना है, 100 मिलीलीटर का सॉल्यूशन बनाना है जिसमें आप क्या डालोगे 1 मिलीलीटर लिक्विड। तो इसके लिए आप क्या निकालोगे, दोनों लिक्विड में दे रखा है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना है। तो अब लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जो ऐड कर रहे हो वो आपका सॉल्यूट है 1 मिलीलीटर। ठीक, कितना सॉल्यूशन बनाना है आपने 100 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
100 ml। और V/V कैसे निकालते हो? फॉर्मूला सबको पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या आपका 1 मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 100 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 100 किया तो आपके पास आंसर क्या आया? 1% V/V। सिंपल सी बात। तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 1% V/V। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। अ केक रेसिपी यूजेस ड्राई इंग्रेडिएंट्स नेमली। अच्छा जी, अब आप केक बनाने जा रहे हो, केक बना रहे हो, केक में आप क्या क्या ऐड कर रहे हो? केक में एक तो आप ऐड कर रहे हो शुगर, कितनी? 75 ग्राम्स। उसके बाद आपने ऑल पर्पस फ्लोर, आटा भी तो डालोगे, 420 ग्राम्स डाला। और आपने केमिकल लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, वो कितना यूज किया? 5 ग्राम। अब ये क्या कह रहा है कि आपको कंसंट्रेशन बतानी है ईच कंपोनेंट, मतलब जो जो आपने मिक्स किया उस सब की एक एक करके आपने कंसंट्रेशन बतानी है। करते हैं, जो गिवन है पहले तो वो लिख देते हैं। क्या क्या है आपको गिवन? मास दिया हुआ है, मास ऑफ शुगर 5 ग्राम 75 ग्राम्स। ठीक, फिर दिया मास ऑफ ऑल पर्पस फ्लोर, ये आपको गिवन है 420 ग्राम्स। फिर आपको दिया है मास ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपको गिवन है 5 ग्राम्स। अब एक बात बताओ, अगर मुझे मास ऑफ मिक्सचर या मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो मैं क्या करूंगी? सबको ऐड कर दूंगी। सबको ऐड कैसे किया जाएगा? मतलब इनके मासेस को प्लस करना है, मैंने सबको प्लस कर दिया है ना। या मास ऑफ मिक्सचर क्या लिखती हूँ? तीनों को प्लस करके मास ऑफ मिक्सचर क्या होगा? या सॉल्यूशन भी लिख सकते हो आप, दोनों ठीक है। मास ऑफ मिक्सचर या सॉल्यूशन आपका होगा 75 प्लस में 420 प्लस में 5। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास आ जाएगा 500 ग्राम्स। 500 ग्राम्स। ठीक, अब आपने क्या करना है? एक एक करके तीनों की कंसंट्रेशन निकालनी है। कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? तो पहले हम लिखते हैं फॉर शुगर, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। अब क्या करोगे? क्या लगाओगे इसमें? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे तीनों में से? ये आपको खुद पहचानना है। देखो, क्या आपको सॉल्यूट का मास क्या दे रखा है? ग्राम्स में दे रखा है। क्या ये भी ग्राम्स में दे रखा है आपको? मिक्सचर का मास सब कुछ ग्राम में है, तो यहाँ पर मास की बात हो रही है, तो आप क्या लगाओगे? m/m वाला, वही तो मास की बात हो रही थी ना। m/m क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट। तो मैं क्या लिख सकती हूँ ऊपर? मास ऑफ शुगर। सॉल्यूट की तरह कौन एक्ट कर रहा है? शुगर ही तो है। अगर मैं मास नीचे लिखती हूँ, मास ऑफ मिक्सचर या मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ शुगर क्या है आपका? 75 और सॉल्यूशन का आया 500 टू 100, कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा आपके पास 15, यह आ जाएगा 15% m/m। समझ आ गई सबको? ये था शुगर का कंसंट्रेशन आपने अभी निकाला। ऐसे ही आप निकालोगे ऑल पर्पस फ्लोर का, और सेम आप निकालोगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। आओ नेक्स्ट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोर, m/m ही निकलेगा इसका भी। मास ऑफ फ्लोर आ जाएगा डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन या मिक्सचर इंटू 100। फ्लोर का कितना दे रखा था आपको? 420 पॉन में 500 टू 100, काटते हैं इसको, ये कट जाएगा, ठीक है, 584, 84% m/m। ठीक है जी।
अब लास्ट आपके पास रह गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको निकालते हैं। NaHCO3, सेम फॉर्मूला लगेगा, ऊपर आएगा मास ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन या मिक्सचर 200, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको क्या दिया हुआ है 5 ग्राम्स, 5 लिख दो, नीचे 500, 200, 100 से 100 गया, 5 से 5 गया, तो आपके पास क्या बच गया 1% m/m। तो अगर आप कंसंट्रेशन की बात करो तो शुगर की कंसंट्रेशन क्या आई 15% m/m, फ्लोर की कंसंट्रेशन आई 84% m/m, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की कंसंट्रेशन आई 1% m/m। ठीक, सबको क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 3 स्टूडेंट्स हैं ABC, उन्होंने क्या किया 3 बीकर लिए और उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए सॉल्यूशंस बनाने स्टार्ट किए। पहले वाले ने क्या किया, अपने बीकर में पानी लिया इसने 80 ग्राम्स, ठीक, और इसमें शुगर डाली, कितनी डाली 20 ग्राम्स, ये है A। अगर मैं बात करूं B वाले की, इसने पानी लिया कितना 100 ग्राम्स और इसने शुगर कितनी डाली 20 ग्राम्स, ठीक। C वाला जो है उसने क्या किया, इसने किया कि इसने पानी ले लिया 80 ग्राम्स और इसमें शुगर डाली 30 ग्राम्स। यह है C बीकर। अब आपसे क्या बोल रहा है, आपको कैलकुलेट करना है मास परसेंट ऑफ ईच स्टूडेंट, m/m निकालना है। m/m का क्या होता है फॉर्मूला, पहले तो वो देखते हैं। m/m का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ सॉल्यूट की अगर हम बात करें तो क्या आपको मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है A के लिए फॉर A बीकर? क्या मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, जो चीज को आप ऐड करवाते हो वो सॉल्यूट होता है, वो आपको गिवन है? हाँ जी गिवन है जी हमको, तो जो कि आपको दिया हुआ है 20 ग्राम्स, ठीक। तो मैं यहाँ पे तो मास ऑफ सॉल्यूट की जगह 20 ग्राम्स लिख सकती हूँ। अगर मैं देखूँ मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है? नहीं, तो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। तो सॉल्यूट कितना है आपका इसमें 20 ग्राम्स, सॉल्वेंट 80 ग्राम्स, तो सॉल्यूशन का कितना आ गया मास 100 ग्राम्स, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन में आप लिखने वाले हो यहाँ पे 100 ग्राम्स इंटू 100। जब आप इसको काटते हो तो आपके पास आंसर कितना आएगा 20% m/m। अब बीकर B देख लेते हैं। बीकर B में भी सेम लगेगा फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या आपको मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, कितनी चीनी ऐड कर रहे हो बीकर B में 20 ग्राम्स, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता, यहाँ निकालते हैं। इसमें सॉल्यूशन का मास क्या होगा बीकर B में 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 कितना हो गया 120। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपको क्या दिया हुआ है 120 ग्राम फॉर बीकर B, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 गया, 5 यहाँ पे 6, 3, 10, 50 बाय 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16.6, ठीक है, 16.6% m/m। और ऐसे ही लास्ट वाला करते हैं। C
m/m इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया आपको 30 ग्राम्स, तो 30 लिख दो ऊपर। मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता, आओ निकालते हैं। सॉल्यूशन इक्वल्स टू 80 प्लस 30 कितना हो जाएगा 110। ठीक, अब यहाँ लिखते हैं 110 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 गया, 300 डिवाइड बाय 11। इसको सॉल्व करते तो क्या आंसर आएगा 27.2। ठीक है, तो यह आंसर आ गया 27.2% m/m। सबको क्लियर? तो हमने कंसंट्रेशन तो निकाल ली हर बीकर की। अब आपसे आगे क्या पूछ रहा है ये बी सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है ये कह रहा है हुज सॉल्यूशन इज द मोस्ट कंसंट्रेटेड। इसमें से कौन सा सॉल्यूशन सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड है, मतलब कम पानी में ज्यादा सॉल्यूट किस में डाला हुआ है। ठीक है, वो है बीकर सी। आप देख सकते हो 80 ग्राम पानी में 30 ग्राम शुगर डाला। अगर हम यहाँ पे भी कंपेयर करें कंसंट्रेशंस को तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी है बीकर सी की। तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन है बीकर सी। अगर आपसे पूछा जाता है किसकी कंसंट्रेशन सबसे कम है तो सबसे कम कंसंट्रेशन बी वाले की है। ठीक है, अगर आपसे ऑर्डर पूछ ले कंसंट्रेशन का तो कैसे लिखोगे, सबसे ज्यादा किसकी है सी वाले बीकर की, फिर ए वाले बीकर की और फिर बी। ये थी आपकी 27.2, ए वाले की है आपकी 20% और लास्ट में है 16.6। सबको समझ आया? तो कंसंट्रेशन तक हमारा चैप्टर हो चुका है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, किसी भी सॉल्वेंट की कैपेसिटी, किसी भी सॉल्वेंट की कैपेसिटी कि वो अपने अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व करवा सकता है उसको बोला जाता है सॉल्युबिलिटी। उस कैपेसिटी को बोला जाता है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट। एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में कितना आप मैक्सिमम सॉल्यूट को ऐड कर सकते हो उसको सॉल्युबिलिटी बोला जाता है। बट एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं करना आपने, टेम्परेचर आपका सेम रहेगा। अब एक और टर्म आ जाती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, क्या होता है, मानो मैंने क्या किया पानी के अंदर चीनी घोली, चीनी को घोलूंगी घुल जाएगी। अब मैं क्या कर रही हूँ, घोले जा रही हूँ चीनी और एक हाथ से थोड़ी और चीनी ऐड करे जा रही हूँ, चीनी ऐड करे जा रही हूँ, घोले जा रही हूँ। पर एक टाइम आएगा जब वो चीनी जो है वो घुलनी बंद हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, चीनी क्या होगी बॉटम में बैठने लग जाएगी। तो तब जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जिसमें आप क्या करो जब और सॉल्यूट को ऐड ना करवा पाओ, मैक्सिमम अमाउंट ऐड हो चुका है उसमें, ठीक है, तो उसको बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और वहां पर आप टेम्परेचर को रखोगे कांस्टेंट। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी कर्व। सॉल्युबिलिटी कर्व क्या होता है, सॉल्युबिलिटी कर्व होता है जब आप ग्राफ बनाते हो सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में, उसको बोला जाता है सॉल्युबिलिटी कर्व। जैसे इस ग्राफ में क्या हो रहा है, नीचे आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको सॉल्युबिलिटी दी है। एक कंपाउंड है ए कंपाउंड है ये वाला, ठीक है। इस पे क्या हो रहा है, आपने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया है तो इतनी सॉल्युबिलिटी हुई, फिर और टेम्परेचर बढ़ाया तो इतनी होगी, फिर टेम्परेचर बढ़ाया इतनी होगी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाए जा रहे हो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, पर ज़्यादा नहीं बढ़ रही। ठीक है, कंपाउंड आपको दे रखा है बी, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है, सॉल्युबिलिटी बढ़ी, ठीक है। तो कंपाउंड बी की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है कंपाउंड ए से, सिंपल आपको दिख रहा है। तो ये जो कर्व है इसको सॉल्युबिलिटी कर्व बोला जाता है। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है सॉल्युबिलिटी पर, मैंने जो चीनी और पानी को घोला था उसको उठा के मैंने गैस पे रख दिया। जब उसको उठा के गैस पे रख दिया तो क्या हुआ कि चीनी जो थी नीचे बैठी हुई वो धीरे धीरे घुलने लगी, ठीक है। सबको पता है घुलती है चीनी, उसमें मैं और ऐड किए जा रही हूँ और चीनी ऐड किए जा रही हूँ, वो घुले जा रही है। क्या देखा आपने, जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ी। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो
टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो क्या होगा, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, एक चीज को बढ़ाओ तो दूसरी भी बढ़ रही है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये होता है लिक्विड और सॉलिड के केस में सिर्फ, ठीक है। अगर आप लिक्विड के अंदर सॉलिड को ऐड करते हो, जैसे कि पानी के अंदर आपने चीनी ऐड की जो कि सॉलिड थी, तो क्या करा था आपने, टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ी। पर अगर हम दूसरी तरफ चलते हैं, जैसे कि आपने क्या किया, लिक्विड के अंदर आपको गैस को ऐड कराना है। जब आप लिक्विड के अंदर गैस को ऐड कराओगे और टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, गैस जो है वो इवेपोरेट होती जाएगी, ठीक है, वो सिस्टम से बाहर जाती जाएगी। तो क्या बोलोगे आप, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम होगी। लिक्विड और गैस के केस में क्या होगा, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपके सॉल्युबिलिटी से, ठीक है। मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज को बढ़ा रहे हो तो दूसरी कम हो रही है। तो लिक्विड गैस के केस में क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी कम होती है, और लिक्विड सॉलिड के केस में क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है। सिंपल सी बात थी। अब ये होता कैसे है उसको समझते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा था, पानी नॉर्मल रखा हुआ था, चीनी मिक्स थी उसमें, ऐसे ग्लास था, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स थे, एक ग्लास है, ग्लास के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कहीं ना कहीं चीनी जाके फंस गई होगी, तभी वो मिक्स हुई ना होमोजीनियसली। अब इतनी मिक्स हो गई कि अब कोई स्पेस नहीं बचा है कि आप और चीनी को ऐड करवा सको, सारे स्पेस को फुल कर चुकी है चीनी, ठीक है। अब क्या होगा, जब इसको उठाकर आप रखोगे किसी गैस पर, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो ये पानी के मॉलिक्यूल है वो तेज 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 वाइब्रेट होना शुरू होंगे, ठीक है। वाइब्रेशन से क्या होगा, इनके बीच का गैप बढ़ जाएगा। ये वाला मॉलिक्यूल जो यहाँ है कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो यहाँ पहुँच जाएगा, तो इनके बीच का गैप बढ़ गया, तो जहाँ पर एक चीनी का पार्टिकल आ रहा था वहाँ एक और पार्टिकल आ जाएगा। ऐसे ये वाला मॉलिक्यूल मान लो यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पर एक और आ गया पार्टिकल, यहाँ एक और चीनी का पार्टिकल आ गया। अब मानो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पर बहुत सारे चीनी के पार्टिकल्स आ गए, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ही आप पानी को उठाकर रख देते हो गैस पे, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वाइब्रेशन एनर्जी आएगी, सारे पानी के मॉलिक्यूल तेज 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 वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब वाइब्रेशन होगा तो उस वजह से थोड़ा सा स्पेस बनेगा, उसी स्पेस में चीनी के पार्टिकल आकर बैठ जाते हैं, तो ऐसे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। सबको क्लियर इतना?